नमस्कार। आज का ये पॉडकास्ट पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, आतंकवादी विचारधारा, जिहादी विचारधारा, इस्लाम का मूल लक्ष्य, भारत के अंदर इस्लाम को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, जिहाद को लेकर के अलग अलग विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। डॉक्टर कर्नल देवानंद जी के साथ में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, जिन्होंने टेररिज्म के ऊपर आपने पीएचडी की और आपने वर्षों तक कश्मीर के अंदर भारतीय थल सेना के अंदर आपने सेवाएं दी। यह पॉडकास्ट हम सभी के लिए ऊर्जा का केंद्र बनेगा। नमस्कार कर्नल साहब। जी नमस्कार आपका नमस्कार। स्वागत है पॉडकास्ट में। जी, अभी पिछले 2-3 दिन से एक बहुत भाव विभोर और हृदय विदीर्ण करने वाला एक दृश्य अभी चल रहा है। एक 26 वर्ष का नौजवान, उसकी लाश कश्मीर की एक घाटी के अंदर पड़ी है और उसका ये जो पत्नी है, नव दंपति, अभी थोड़े दिन ही पहले विवाह हुआ है और वो चित्र और वो फोटो देश भर में बहुत वायरल हो रहा है। उस फोटो को देख करके आपके मन में क्या विचार आया है? ये फोटो मैंने देखा है, हर विचार बड़ा दर्दनाक है। और ये दर्दनाक मेरे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए दर्दनाक है, संस्कृति के लिए दर्दनाक है, भारत के लिए दर्दनाक है। वैसे वो सैन्य अधिकारी थे, नेवी के। पर देखिए, जो इस प्रकार के जो ये घटना से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला सामने आया है, ये मामला सामान्य मामला नहीं है। और ये जो हमला है, ये भी सामान्य हमला नहीं है। अब भारत के अंदर जो एक वर्ग अपने आप को सेक्युलर कहता है, अपने आप को पता नहीं कौन कौन से इनके, पर मैं उनको सेक्युलर कम मानता हूं, उनको राष्ट्र विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग और दुश्मन के साथी मानता हूं। और ये जो जो हत्या की गई है उस बच्चे की, मैं ये कहूँगा, ये उनके साथ और भी 28 देश के नागरिकों की हत्या की गई है। और उस हत्या के दौरान जो कार्रवाई की गई है, मैं उसको, अब कोई शब्द तो है नहीं, पर इसका बदला पूरी तरह लेना चाहिए। और जिससे कि जिन्होंने ये कृत्य किया है वो भविष्य में भारत की धरती पर ऐसा करने से डरें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और वो क्यों, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, पूरा वैसे देश जानता है। इस बार जो ये हमला कोई व्यक्ति विशेष, हिंदुस्तान विशेष, कुछ ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हिंदू विशेष, एंटी हिंदू हमला किया गया है। और ये पूछ पूछ करके किया गया है कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। और अगर किसी ने कहा कि नहीं भाई मैं मुसलमान हूं, तो बोलो कपड़े उतारो। इस हद तक मानसिकता गिर गई, इंसानियत गिर गई। और इन मानसिकता के दिवालिये वाले जो विचार के जो सिपाही थे, उनका खात्मा तो सेना करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश को चिंता नहीं करनी चाहिए। पर आज जो मैं ज्यादा आग्रह करूंगा देश से, देशवासियों से, सेक्युलर गैंग से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, कि भाई ये कोई भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ भारत को आप कहते हैं कि यहाँ मेजॉरिटी हिंदू है, इनको खतरा कैसे हो सकता है? खतरा करने की तो किसी की औकात नहीं है, ये मैं मानता हूं। पर लेकिन जो इस प्रकार की प्रताड़नाएं नवविवाहित बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ और हमारी बहुओं के साथ है, मैं एक सैनिक होने के नाते देश से यही कह सकता हूं, अब उन दरिंदों को जड़ से समाप्त करने का विचार नहीं, कार्य करना होगा। ये ऐसा मैं मानता हूं। क्या कर्नल साहब, अभी 1800 साल पहले जब इस्लाम का दुर्दांत अत्याचारी जो पूरा माहौल भारत की तरफ बढ़ा या दुनिया की तरफ बढ़ा, तो एक हाथ में तलवार ली उन्होंने और एक हाथ में कुरान ली। तो उसका एक नया स्वरूप है, बंदूक ऊपर सर पे रख करके कलमा पढ़ो या तो फिर अपनी जान दे दो। हाँ, ये भी इनको कहा गया। उस बच्ची का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहा कि उनसे कलमा पढ़ाया गया और जब कलमा नहीं आया तो उनको मार दिया गया। जो कलमा पढ़े उनके भी वस्त्र निकाले गए। तो अब ये पुराना, मुझे देखिए न इतिहास का इतना धर्म विषय पे ज्ञान है, मैं सैनिक रहा हूँ, सैनिक विषय और उग्रवाद के जुड़ी हुई चीजें देख रहा हूँ। पर कहीं न कहीं मानसिकता जुड़ी हुई नजर आ रही है जिन लोगों ने कृत्य किया है। और ये कृत्य भारतीयों के विरुद्ध है, ये मैं मानता हूं। उसकी सजा देनी पड़ेगी और देश को सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस प्रकार से कार्य किया गया है, ये बड़ा दर्दनाक है, बस मैं यही कह सकता हूं। और अब मुझे भारतीय सेना पे तो कोई संकोच नहीं है कि वो उनका खात्मा करेगी, जो भी उनको आदेश मिलेगा। पर अब देश को तय करना है, मोदी जी को तय करना है
मोदी जी इसके लिए जाने जाते हैं कि वो जब कहते हैं वो सो करते हैं। पिछली बार पुलवामा उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस बार भी जो उन्होंने कहा है, तो मुझे भरोसा है। लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। कर्नल साहब, एक पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, टीआरएफ ने। तो इसका क्या मकसद है, कौन उद्देश्य क्या है, और इस ये जो संगठन किससे जुड़ा हुआ संगठन है ये? देखिए, रेजिस्टेंस जो फ्रंट है, ये एलईटी का एक अंग है। ये मखूटा है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जब जब उग्रवादियों पे दबाव बनते हैं तो इन पे भी दबाव, तो वो अपने खाते, अपने पैसे का संचालन, अपने लोगों को उस गतिविधि को जारी रखने के लिए कानूनी तौर पर वो ये दूसरे मखोटे पैदा करते हैं। और वैसे ये भी भारत में प्रतिबंधित ग्रुप है। और जहाँ तक देखिए, आपको अगर मिलिटेंसी की हम पूरे दौर में जाएं, भारत विरोधी जब 71 के युद्ध के बाद में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक का जियाउल हक द्वारा किया गया था, तो बहुत सारे संगठन आए और चले गए, और वैसे भी इनकी कोई कमी नहीं है। और मैं मानता हूँ इसका खात्मा भारतीय सेना कर देगी। पर ज़्यादा जरूरी उग्रवादी और ये दो चार टेररिस्ट या जिहादी नहीं है। अब मैं मानता हूँ समय आ गया उस विचारधारा को समाप्त करने का, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो टीआरएफ जो संगठन है, ये कह रहा है इसका जो मूल जो कि हमने आतंकवादी हमला इसलिए किया कि भारत सरकार जो है वो धारा 370 हटने के बाद में वहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रही है, वहाँ दूसरे लोगों को ला करके बसा ना करना इनका एक बड़ा कारण वो बताया जा रहा है। इनकी कोई विचारधारा नहीं। इनको जो आईएसआई बोलती है, जो पाकिस्तान बोलता है, जो इनके आका बोलते हैं, जो इनको इस पूरे काम में लगाते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट, जो विचारधारा पैदा करने वाले लोग हैं, वो बोलते ही ये वो बोलते हैं। इनकी इनकी कोई न सोच है। और मैं ये मानता हूँ ये बस मदरसों में तैयार किए गए वो सिपाही हैं, जिनको आदेश जो मिलेगा वो करते हैं। तो इनकी विचारधारा का ज़्यादा वजन नहीं लेना चाहिए। इनको मौत के घाट सेना उतार देगी, और जो कोई रोक भी नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं सेना छूट नहीं है। माई ब्लडी फुट, भारतीय सेना को कभी कोई छूट की जरूरत नहीं थी भारतीय सीमाओं में। हाँ, कानून देश बनाता है। और मैं मानता हूँ आज के दिन मोदी जी का युग है, और जिस प्रकार से 370 हटाया गया, डायरेक्टली 370 से सेना का कोई लेना देना नहीं था। सेना तो पहले भी अपना काम कर रही थी, आज भी कर रही है। पर जो इनडायरेक्ट 370 की मानसिकता के और इस पर्दे के पीछे रह करके भारत के नागरिक भारत का फायदा उठा रहे थे, पाकिस्तान से मिले हुए थे, जो ये कहते थे कि कश्मीर तुम्हारे पीओके तुम्हारे बाप का नहीं है, और जो ये कहते थे कि पीओके में तुम घुस नहीं सकते, पाकिस्तान की सेना ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, ये उनका इलाज हुआ है। पर दुर्भाग्य देखिए देश का, ये कहने वाले आज भी कश्मीर में सरकार बना के बैठे हैं। पर अब वो सरकार ही बना सकते हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। और वो मांग क्यों कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट स्टेट हो? ये सारी एक नैरेटिव है, जिससे कि वो फिर से प्रयास करें, और अब वो सफल नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ। नहीं, अभी जैसे आतंकवादी हमले होने के बाद में वहाँ का जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या वहाँ पर्यटक स्थल पर पहली बार ही हमला हुआ है? तो क्या वो अपनी रोजी रोटी बचाना चाह रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि उनके बिना सहयोग से या ऐसे किसी सहयोग के बिना तो वहाँ आतंकवादी हमला या ऐसी चीजें होना थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि वो कैंडल मार्च निकाल रहे, या क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि सामान्य जनमानस जम्मू कश्मीर का वो टेररिस्ट नहीं है। सामान्य जनमानस वो इस्लाम धर्म को मानने वाला हो सकता है, जिस प्रकार से मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं। और फेनेटिक्स जो है, मैंने कहा ना, देखिए जो विचार लेके आए वो लोग गलत है। और कैंडल मार्च निकालना ये मोदी जी का कमाल मैं मानता हूं। इसको देखिए, ये आप ये मत सोचिए टेररिज्म और इससे जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ मामला है। ये टूरिज्म एक हिस्सा हो सकता है, पर जो बदलाव 370 हटने के बाद हुआ है। अब देखिए 370 क्या था? 370 एक वो धारा थी जो भारत के दुश्मनों ने, निर्वाचित प्रधानमंत्री ने, निर्वाचित सदस्य, आफ्टर एक आयोग ही तो बनाया गया था। संविधान बनाने के लिए कौन सा कोई इलेक्शन हुआ था? एक एक कुछ लोग छांटे ही तो गए थे। और मैं आज भी मानता हूं, कोई भी राजा
अगर कुछ आदेश पारित करवाना चाहता है तो अपने चमचों की फौज बनाता है। अब आज संविधान बन गया, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर आफ्टर ऑल वो लोग कौन थे भाई जिनको प्रधानमंत्री बनाया, जिनको अलग अलग पद दिए? तो ये जो पद दिए गए थे, 370 धारा लगाई इसलिए गई थी कि भारत में रह करके भारत के संविधान के अंदर एक ऐसा प्रदेश बनाया गया था जिसको भारत के संविधान की भी परवाह नहीं थी। पार्लियामेंट कानून बनाते वक्त कानून चलते ही नहीं थे जब तक कि उनकी स्टेट असेंबली पारित नहीं करती थी। वहां मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, वहां जो जो गवर्नर होता था उसको राष्ट्रपति का एक एक दर्जा था, और वहां पर पुलिस या कोई भी जो तंत्र था वो भारत सरकार की नहीं सुनती थी। बस वो सौभाग्य ये रहा, और सौभाग्य क्या रहा, जो अपने निर्माता थे उस समय उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था 370 को, और इन्होंने छुप के डाला, उसमें 35 से डाला। वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये मानता हूं उन गद्दारों को जवाब देने वाले जो लोग थे वो हमारी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के जो विचार के जो समर्थक थे, उन लोगों ने इसको हटाया। मैं इतना बता दूं, 370 हटने से जो बदलाव आया, जो आज का नया भारत और नया कश्मीर है, वो 370 हटने से आया है, 35A हटने से आया है। प्लीज, वो उसमें क्या दिखाई देता है? सामान्य तौर पे मैं जम्मू कश्मीर में हिस्सा रहा हूं साहब इन उग्रवाद के। मैंने वो दौर भी देखा है जब बॉर्डर एरिया में हमारी पोस्ट के ऊपर हम डिप्लॉयड होते थे। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था उस दौर में। तो 20-25 गज पे एक बीच में तार लगा होता था जहां पर हम उस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ हम हुआ करते थे। और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही थी कि जब पोस्ट के ऊपर भी एक हथियार बाहर रहा करता था ड्यूटी का, बाकी सब कोच में रहते थे। और जो पानी जहां से हम लिया करते थे, एक ही चश्मे से थोड़े समय पाकिस्तानी ले, तो हमने वो दौर देखा है। फिर उग्रवाद का दौर आया है। तो जो 370 के पहले हुरियात उग्रवादी ग्रुप, मैं एनसी को उसमें पूरा दोषी मानता हूं, पीडीपी, ये सारे ना गठजोड़ थे साहब पाकिस्तान के, और ये लोग कैलेंडर बनाते थे। देश को तो शायद युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा कैलेंडर, वहां कैलेंडर आता था पाकिस्तान से कि इस दिन हड़ताल होगी, इस दिन जम्मू बंद होगा, इस दिन कश्मीर बंद होगा, इस दिन हंडवारा बंद होगा, और वो मस्जिदों से ऐलान किए जाते थे। देखिए वो दौर था। एक दौर था कि सेना की गाड़ी हो या पुलिस की पत्थर मारना तो ऐसे मजा आता था। और मुझे दुर्भाग्य है कि अब मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर देखिए वो इतिहास बन चुका है। आज कभी आपको पता भी पत्थर मारना कहीं सुना आपने? नहीं। ये सब 370 और 35 से, और सरकार की वचनबद्धता कि भाई हम टेररिज्म और ये गलत कार्रवाई स्वीकार नहीं करेंगे। कानून के अंदर ही कार्रवाई की, कोई गैर कानूनी नहीं किया। 370 35 से हटा तो अब पत्थरबाजी नहीं है, अब आपको कैलेंडर नहीं चलता है, हड़ताल नहीं चलती है। अब वहां पर टूरिज्म जिसको लोग, बिकॉज वहां इंडस्ट्री सिर्फ टूरिज्म है, देखिए हमको समझना पड़ेगा। और सामान्य आदमी से मैं कई बार सुन रहा था कि बाइकॉट कश्मीर। अरे क्यों भाई? कश्मीर हमारा है, किसी के बाप का थोड़ी ना है, और वहां जो नागरिक है वो भी हमारे हैं। देखिए अब समझना पड़ेगा। चाहिए जी बिल्कुल। कर्नल साहब, एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आप वहाँ कई वर्षों तक, लगभग बिल्कुल 15 बिल्कुल। वर्षों तक आपने वहाँ सेवाएं दी है भारतीय सेना के अंदर। तो ऐसे जब ऑपरेशन या ऐसे जब घटनाएं हो जाती तो उसके बाद में वहाँ की भारतीय सेना क्या करती है? मतलब उनका तुरंत जो काम करने का या जो ऑपरेशन करने का तरीका होता है वो क्या होता है? देखिए सब ऐसा है, मैंने आपको बताया, चलो भारतीय सेना की बात छेड़ी, आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 1980s 89 से पहले देखिए, 71 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन टोपैक, जो युवा इसके बारे में जानना चाहते हैं आप गूगल करेंगे खबर मिलेगी आपको। ऑपरेशन टोपैक उन्होंने ये चलाया कह करके कि अब हिंदुस्तान से हम सैन्य ताकत में नहीं लड़ सकते, हम चाहिए न्यूक्लियर वेपन बन जाए, कोई भी ताकत हिंदुस्तान को मिलिटरीली, भारत के नागरिक इनको हराया नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब निकाली, उसके अंतर्गत जिनको सबवर्जन कहते हैं, अलग अलग नाम दे दो, कि भाई भारत के अंदर हम इस तरह की गड़बड़े फैलाएं, लोकल लोग तैयार करें। अब देखिए लोकल जो पैसे के लिए बिकते हैं, जो अपनी आस्था के लिए बिकते हैं, उनको तो हर देश में मौजूद है। अगर नहीं होते तो कानून क्यों बनाए जाते? तो उन्होंने उनको तैयार किया, और धीरे धीरे 1989 और वो 90 का जनवरी, याद करो 19 और 20 जनवरी की रात 1990 की, जब करीब 5 लाख वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, ये रणनीति थी। अब दुर्भाग्य उस समय क्या रहा, 370 था।
सरकार कश्मीर की थी, सरकार भी उन्हीं लोगों के, देखिए बड़े 50-60 साल में उन्हें बना ली थी, उनके हर डिपार्टमेंट में लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। वरना ऐसे कैसे हो सकता है मस्जिद से कोई अजान दे कि तुम अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके या तो कन्वर्ट कर लो या वहां पर अपने यहाँ से पलायन कर लो, और पलायन भी अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके। सी ऐसा संभव नहीं था, पर वो दुख की घड़ी थी, मैं मानता हूँ इतिहास का पन्ना था। अब मैं जो आपने कहा कि हम जब सेना कैसे काम करती है, देखिए भारतीय सेना पर वहाँ के जो नागरिक हैं, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे गुजर बकरवाल हो, पर हमारा जो साथ दिया ना, मैं आपको पहले जो किस्सा बता रहा, मैं पोस्ट पे डिप्लॉयड था, नया नया सेकंड लेफ्टिनेंट, हम वहां गए थे। और अब हम तो बच्चे ही थे ना साहब, बिना अब कोई तजुर्बे के साथ होता है, और सेना का रोल सिर्फ बॉर्डर पे था, पोस्टों पे था। मैं ये इसलिए किस्सा बताना चाहता हूँ देश को कि ज्यादा समय नहीं लगा इस चीज को। और एक और बड़ी चीज बताना चाहूंगा, देखिए कि बॉर्डर एरिया एलओसी कैसे बनी। एलओसी कोई युद्ध के कारण थोड़ी बनी थी साहब। जब 47 में कबाइली और पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान बना किस लिए, ये धर्म के आधार पे बना है, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था। अगर कोई आज कोई ये बातें फालतू की करता है, ज्ञान बांटता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम पैदा हुए, भाई साहब ये इतिहास है। इस देश के टुकड़े 24% आबादी को 25% लैंड दिया गया था, और ये क्लैरिटी थी जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हम साथ नहीं रह सकते, और चुनाव कराए गए साहब। ये मुस्लिम लीग जहां जहां थी, आपको एक मैं आश्चर्य होगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं हो जाए मेरे बात, जब चुनाव हुए उनके प्रिवेंशन, जहां जहां मुस्लिम लीग, जहां जहां मुसलमान ज्यादा रहते थे, उन चुनावों के दौरान में कि पाकिस्तान में कौन सा इलाका जाना चाहिए भी ना जाना चाहिए, जिन लोगों ने वोट दिया, मुंबई में इन्होंने वोट दिए थे, कलकत्ता में वोट दिए थे, दुर्भाग्य पता नहीं क्या रहा कि उस जगह के मुसलमान जिन्होंने वोट दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, वो साहब कभी गए ही नहीं। और बनाया कहां? पंजाब, जहां बेचारे ज्यादा से ज्यादा हमारे सिख और हिंदू थे, तो बन गया। पर उस समय जो भारत के अंदर जो भारत के दुश्मन थे, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बनाया, और जो उस समय के मुसलमान जो जो, जो जिन्होंने वोट दिए, 99% भारत में ही रह गए। वो अब ये एक बेसिस था। चलिए उसके बाद जब भारत ये कश्मीर बना दिया, सही गलत रेखाएं खींच दी, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं आ रहा हूं एलसी पे इसलिए आना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जब कबाइलियों ने हमला किया, वो अक्टूबर की बात है, देखिए 22 अक्टूबर की बात है, और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का पहला हवाई जहाज जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पे जाती है, फर्स्ट सिख बटालियन थी उस समय, और वो उनको वापस खदेड़ती है, और भारतीय सेना खदेड़ने लग गई थी उन कबाइलियों का। उनका शायद मेजर या मेरे ख्याल से कर्नल खान था, जो उस पूरे 50 बारामूला तक आ गए थे वो लोग, और उन्होंने उनका एक ही मकसद था, उन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर से कुछ लुटेरे इकट्ठे किए, फौजी कमांडर उनके आए, और उनको ये बोला गया कि तुम कश्मीर जाओ, जितनी रेप कर सको करो, जो तुमको लड़की पसंद आती है उसके साथ रेप करो, और जो पैसा धन लूटना इन गाड़ियों में भर लेना। वो कबाइली थे साहब, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब ये आए तो भारतीय सेना जैसे ही वहां पहुंची, महाराजा हरि सिंह की जो कहानी में नहीं जा रहा हूं, पर जब भारतीय सेना उतरती है, खदेड़ रही थी। अब उस समय देश को समझना पड़ेगा, उसमें चुनाव नहीं हुए थे भारत में भाई साहब, और आप लोग जो युवा, देखो इतिहास हम पढ़ते कम है, और जब चुनाव ही नहीं हुए, और एक व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक को आपने तो पूरी सरकार बना दी, किस बेसिस पे? अरे पर वो, मैं ये मानता हूं जो भी रहा हो, वो जो सरकार बनी तो भारतीय सेना ने कहा कि हमें 5-7 दिन और चाहिए। 2 चीज मांगी उस समय। पहला तो मांगा कि एयर सपोर्ट दे दो हमें, वो एक ब्रिज है वहां जो नदी का है, एयर सपोर्ट मना कर दिया गया भाई साहब कि नहीं आपको एयर सपोर्ट नहीं दी जा सकती। अब कारण वो तो, अब आज का अगर मैं नाम लूंगा, वो नेहरू जी से पूछा जाए, और वो जो लोग थे जो आज उनके नाम के महिमा मंडन करते हैं, मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास की सच्चाई है।
जब एयर सपोर्ट नहीं दी और जब भारतीय सेना ने बोला कि हमें आप 5-7 दिन दे दो, हम हमारा पीओके ले लेंगे, क्योंकि उस समय क्या था कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान था वो घनसारा सिंह जी एक बिकॉज महाराजा के वो वहां के जनरल ब्रिगेडियर थे, उनको भी लोगों ने पकड़ लिया और वहां म्यूटनी हो गई, क्योंकि पहले जो महाराजा की सेना थी उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सारे थे। अब वो कोई जैकलाई बटालियन थी, मुझे आज तक उसका नंबर याद नहीं आ रहा है, उनमें जो 20-25 सरदार थे उनको बेचारों को मार दिया गया और वहां घनसारा सिंह को कैद कर लिया। और मेजर मेजर ब्राउन नाम था उनका, उसने क्या किया वहां पर उनको कैदी बना करके और पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। ये साजिशें चल रही थी, हमारे पीओके, हमारा था भाई, पीओके तो नाम दे दिया इन लोगों ने। पर चलिए, जब भारतीय सेना ने उस समय की निर्वाचित सरकार, और वो कोई चुने हुए नहीं थे, भारत उनके पास कोई पैमाना नहीं था कि भाई इसको क्यों बना रहे हो। पर साहब, राजा तो राजा होता है, गुलाम जो गुलाम, उसका सबसे बड़ा सेवक उसको वो पद दे देगा और पद के बाद व्यवस्था तो चलानी पड़ती है। उन्होंने बोला नहीं, तुम जहां हो वहीं पर रुक जाओ। अब देखिए यहां देश के साथ साजिश क्या होती है। मैं कई बार मेरी चर्चा के दौरान कह चुका हूं, साजिश ये होती है कि वहां कश्मीर के अंदर जो पूरा अपना गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के वहां एक जाति विशेष निवास करते हैं, गुजर बकरवाल। अब देश गुजर बकरवाल के बारे में मैं पिछले 8 साल से हिल काका एक नाम की जगह चर्चा करता हूं, उनकी शौर्य गाथा देश में बताता हूं। और कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है, मैं इससे पहले उनके ऊपर आऊं। गुजर बकरवाल तो मुसलमान है, हाँ मुसलमान है, बिल्कुल 100% मुसलमान है साहब। पर भारतीय सेना के जो 80 के दशक से लेकर के 2000 तक सीनियर अधिकारी के रूप में रहे या कंपनी कमांडर के रूप से, कंपनी कमांडर से लेकर के ब्रिगेडियर रहे हैं, उनमें से एक भी अधिकारी अगर मेरे साथ सहमत नहीं हो तो मैं आगे से बात करना छोड़ दूंगा कि गुजर बकरवाल अगर हमारा साथ नहीं देते, भारतीय सेना की शौर्य गाथा है, वीरता है, कश्मीर हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा करने की वीरता है। पर अगर गुजर बकरवाल नहीं होते तो मैं मानता हूं भारतीय सेना भी पूरी तरह सफल नहीं। ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इसलिए कि कई बार देश के अंदर, अरे सारे मुसलमान हैं, तो जो ये एलसी बनी है, आप कभी नक्शे में जाइएगा, थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, तो वहां क्या रह रहे थे, पहाड़ों में गुजर और बकरवाल लोग निवास करते थे। भारत में और जगह भी हैं, ये उत्तराखंड में है, ये हिमाचल में है, और राजस्थान में भी उस कैटेगरी के, सवाई माधोपुर जाइए आप, जो खंडार क्षेत्र में जो जंगलों में रहते हैं, ये यही कैटेगरी है। अब यहाँ हिंदू है, बस इतना ही फर्क है ये भाई बंधु, खटाना, चेची, देदड़, ये सब गोत्र एक है, विचार एक है। तो जब ये लोग वहां रह रहे थे, मैं एक डिबेट का इश्यू दे रहा हूं देश को, रिसर्च कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। वो ये कि उस समय जो टोटल जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी गुजरों की, वो करीब बताते हैं वो 40 लाख के आसपास या कुछ आंकड़ा है। और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत में सारे गुजर रह जाते तो कभी भी देशद्रोही सरकारें नहीं बन सकती थी। मैं ये बताना चाहता हूं, ये क्यों नहीं बन सकती थी। जो एनसी, जो ये पीडीपी, जो भारत विरोधी, गुजर बकरवाल कभी भारत विरोधी नहीं था, वो अपने राष्ट्र के साथ था, मजबूरी में उनको पाकिस्तान में डाल दिया, तो अब बेचारे क्या करेंगे, जो पैदा हुए तो उनका तो राष्ट्र वही रहा ना। जो इन्होंने लाइन खींची बड़ी साजिश के साथ, ये उन पहाड़ों के ऊपर खिंचवाई जहां गुजर दोनों तरफ निवास करते थे, और उस समय करीब 8 लाख गुजर। अब देखिए, आंकड़ा तो सुना सुनाया है, कम ज्यादा हो सकता है वो, पर जो मेरी रिसर्च करती है सैनिक के नाते और गुजर बकरवाल के साथ काम कर, मैं खुद भी गुजर हूं और वैसे भी मैं सैनिक होने के नाते मेरा अध्ययन है उस विषय पे। तो जो भारत की तरफ जब गुजर, उन्होंने कहा कि एलओसी अगर पहाड़ों, देखिए राजौरी है, पुंछ है, और आगे उधर जाइए अपना क्या कहते हैं, राजौरी, पुंछ, उड़ी, वो जब सर्कल में पूरा करते हैं, बिकॉज आगे तंगधार वगैरह में भी गुजर है, तो आप अगर देखेंगे उन पहाड़ों में जहां जहां अब दूसरी तरफ जो प्लेन थे वहां गुजर ज्यादा थे, इन्होंने कहा नहीं यहीं रोक दो। फलस्वरूप क्या होता है, जो इधर गुजर बचे वो माइनॉरिटी बच गए, और इनको पता लग गया अब हमारी सरकार आराम से बनेगी जो ये लोग बाग है, और यही कारण रहा। अब सबसे बड़ी क्या बात रहती, 71 तक तो पाकिस्तान सोचता था, जो एंटी जो इस्लामिस्ट फोर्सेस थी वो सोचती थी कि इन गुजरों को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, चलो को यहाँ सरकार हमारी आएगी और इनको मार दबा के हम अपने काबू में कर लेंगे, पर हुआ नहीं देश में।
अब जब 71 तक क्या होता है, मैं इवन 85 80 मैं उस समय की बात कह सकता हूं, हम पोस्ट पे रहते थे साहब, और उन बॉर्डर एरियाज में कम्युनिकेशन नहीं था, सड़क नहीं थी, पुलिस तो पता नहीं बांदीपुर में होती थी, 5 5 दिन हम पैदल चला करते थे। तो एक वो बॉर्डर एरिया में जो वहाँ मैं भूल गया उसको, सरपंच को वो क्या बोलते थे, नंबरदार, वहां नंबरदार का सिस्टम था। तो नंबरदार क्या किया करता था, पोस्ट कमांडर को डेली रिपोर्ट देता था, फोन तो होते नहीं थे, तो जो हमारे पोर्टर हमारे साथ काम करते थे कि साहब इतने लोग हैं, वो बाहर सामने पाकिस्तान की तरफ शादी में गए हैं। एलसी कोई निर्धारित तो था नहीं ना, आज भी एलसी निर्धारित नहीं है। आज तो आई बॉल टू आई बॉल हम बैठ गए हैं, हमें पता है मेरा एरिया ही है उनका एरिया, पर सामान्य पहाड़ियों में बर्फ में आज भी हम घूम के चले जाए, तो ये ऐसा एक माहौल था। तो जो एलसी का जो फसाड किया गया, ये बड़ी सोची समझी रणनीति से कि यहां उन एंटी भारत फोर्सेस को, गुजर बकरवालों को पाकिस्तान की तरफ ज्यादा छोड़ दिया, करीब करीब 80% उधर चले गए, और ये सरकार इनकी कभी बनी नहीं, और यहां आने के बाद इनके साथ प्रताड़ना। तो इनका जो सेवियर बना, क्योंकि बॉर्डर एरिया में सैनिक थे, तो बेचारे ये फौज के साथ लगे रहते थे। हमारा, मैं आपको बता दूं देशवासियों, और जो भी बहुत सारे मेरे साथ, देखिए पूरा सैनिक जो सेना होती है ना, हर सैनिक युद्ध में नहीं जाता है प्लीज, और जो सैनिक युद्ध में नहीं गया, प्लीज कृपया करके आप ये बकवास मत करो, जाकर के टेलीफोन और टेलीविजन पे जाकर के गुमराह मत करो देश को। मैं आपको बता दूं कि जब आगे इन्फेंट्री जाती थी, हम पैदल सैनिक के, हमारा ही सौभाग्य रहा है, और हमारे साथ जो थोड़े बहुत और अटैचमेंट डिटैचमेंट जो, पर जो जमीन का तजुर्बा, वो इन्फेंट्री कंपनी कमांडर को ही हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता था उस दौर का, क्योंकि पोस्ट पे तो हम ही रहते थे, बाकी तो कभी कोई आने जाने का नहीं था। इसलिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि मुझे याद है, इवन मैं इंसर्जेंसी पे बाद में आऊंगा, पहले वो डिवीजन आता हूं, तो ये लोग हमारे पोर्टर होते थे, हमारे बीमार को ये लेके आते थे, हमारा सामान ढोते थे, हमारे राशन को सप्लाई करते थे। हाँ, हमसे इनका कुछ नहीं छुपा हुआ था, और इनका एक ऐसा, मैं राष्ट्रवादी कहता हूं उस गुजर बकरवाल कौम को। और कश्मीर में जिन दो के साथ अन्याय हुआ, देखिए बहुत अन्याय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 300 सेना के साथ भी कश्मीर के अंदर जो सरकारें रही, उन्होंने हमारा कभी ध्यान नहीं रखा साहब। हम जब जाते थे तो हमारी प्रताड़ना होती थी। अब मैं तो समझता नहीं था, नया नया सेकेंड लेफ्टिनेंट था, मुझे याद है वो श्रीनगर के शायद 85 अप्रैल की बात है, और 26 की 85 की जमा थी। हम वो जब ट्रांजिट कैंप से जाया करते थे, तो अब वहाँ खुला था, तो दुकान पे जाते तो इमरान खान की फोटो और ये पाकिस्तान के कैरेक्टर्स की फोटो ज्यादा, और वो बेचारे बोलते सब आप हिंदुस्तान से आए हो। मैं उनकी गलती नहीं कहता हूं, क्योंकि नरेटिव ऐसा बना दिया गया कि तो भारत की फौज है, सरकार तो हमारी है, सरकार तो अब्दुल्ला की है, सरकार तो हमारी महबूबा की है, सरकार तो हमारी है, ये लोग बस सिर्फ बाहर से तो बर समय बदल गया। जो गुजर बकरवाल ने साथ दिया हमारा, और ये उसी समय नहीं दिया साहब, ये उस समय से लेकर के जब उग्रवाद आता है, उग्रवाद आता है तब, और देखिए इनके ये क्या करते हैं, जम्मू से लेकर के इनका पूरा 200 250 किलोमीटर तक ये पैदल चलते हैं, इनके छोटी छोटी बहकें होती है। ये तो फौज की आंख और काम थे हमारे। जब उग्रवाद आया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सोर्सेस थे, जो कंपनी कमांडर रहे हैं, आरआर का गठन होता है, राष्ट्रीय राइफल ने अंदर लड़ाई लड़ी है, पर अगर हम ध्यान से देखें, उसमें भी जो हमारे डीप सोर्सेज होते थे, वो ये गुजर बकरवाली हमारी मदद करते थे। और मुझे याद है, मैं मेरा पूरा जीवन, मैंने एक भी मेरा दूसरा सोर्स नहीं देखा। और जो थोड़े समय बाद जब हालात सुधरने लगे 2000 के आसपास, मैं जब सीओ था तो 2003 में गया, तब मुझे देखने को मिला कि ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, और अच्छी बात है चेंज हुआ। पर जो गुजर बकरवालों के साथ अन्याय की पटकथा लिखती चली गई। आखिरी बस मैं यही कहूंगा कि एक 2002 में हिल काका नाम का, चाहूंगा कि जब उस समय एक हिल काका नाम की जगह थी, जिसको मिनी कारगिल कहा जाता है, देश को बहुत कम को पता है, वहां पर एक मेमोरियल बना हुआ जो भारतीय सेना ने बनाया है। आप उस मेमोरियल की बात बताऊंगा मैं, उससे समझ सकते हैं। उस मेमोरियल में 37 सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके नाम खुदे हैं। दूसरी तरफ 37 उन गुजरों के नाम लिखे हुए हैं। ये फ्रॉड है सिस्टम। सिविल नागरिक क्या होता है? माई ब्लडी फुट। अरे जब वो गुजर बकरवालों ने आपके साथ लड़ाई लड़ी, सेना ने बिचारी ने उनका मेमोरियल में उनके नाम लिखे हैं साहब, नाम के आगे गुजर, खटाना, चेची, पर
उस मेमोरियल के अंदर दो मूर्तियां लगी हैं साहब। आप जाइएगा, मैं देश से आग्रह करूंगा, बाकी मंदिर मस्जिद छोड़ो, आप हिल काका में जाइए, आपको देशकार कश्मीर का चरित्र नजर आएगा कि आज हिंदुस्तान में क्यों विजय हो रही है, क्यों मोदी जी के नाम के जयकार, उस मेमोरियल से समझ में आएगा। उन 37 आदमियों ने जो जीवन का बलिदान दिया, वहां दो मूर्ति लगी है, एक स्टैच्यू लगाई गई है सरदार की, क्योंकि वो इंडियन आर्मी का प्रतिबिंब है, मतलब प्रतीक माना जाता है, खालसा हमारा सरदार का, हम सब उनको उस नजर से देखते हैं। आईपीकेएफ में गए तो भी एक वो जो सरदार के रूप में भारतीय सेना दिखाई जाती है, हमें गर्व है इस बात पर। दूसरी तरफ जो एक मूर्ति लगी है साहब, वो मूर्ति लगाई गई है ताहिर का। अच्छा। ताहिर खटान ताहिर वो क्या कसाना, सॉरी, कसाना। वो गांव कसानों का है। वो मेरी गुर्जर महासभा का आज के दिन वहां का छोटा मोटा कार्यकर्ता है, वो जिंदा है साहब। कभी आपने देश में देखा ये जो राजनीतिक व्यक्ति जो ड्रामा कर करके अपनी मूर्तियां लगवाते हैं, वो व्यक्ति है जिसने सेना ने उसकी मूर्ति लगाई। 37 नाम लिखे हुए हैं और उस जगह का किसी को पता नहीं। जो 37 जिन्होंने बलिदान दिया गुजरों ने, और करीब 150 की फौज बनाई थी भारतीय सेना ने। कर्नल रमेश कुमार गिल, वो हमारे सेना के इंटेलिजेंस अधिकारी थे वहां के। एक कर्नल शिषपाल सिंह जी भी हैं, वो बिल्कुल आप उनसे पूछ लीजिए क्या वो कसम खाएंगे कि नहीं खाएंगे कि गुजर बकरवाल अगर वो हिल काका में नहीं होते तो भारतीय सेना की सैकड़ों की संख्या में जीवन बलिदान होता। पर यहां ये लोगों को हमने क्या किया, अब आप अचंभा करेंगे साहब कि सिविलियन कैसे बंदूक दे दी आपने। यही बात है, क्या देश को पता है सामान्य सिविलियन ढानी में रहने वाले को सेना को इजाजत दी गई एक विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से, ये कॉन्सेप्ट लाएगा, वरना तो आप हथियार कैसे दोगे। उनकी ट्रेनिंग करवाई हमने, प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार दिए गए, उसमें 4 महिलाएं भी थी। मैं आप चाहो तो वो फोटो मैं पूरी आपको दे सकता हूं, बिकॉज मैं अभी अभी उन्हीं के साथ काम करता हूं। मैं बलिदान इसलिए बता रहा हूं कि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है मुसलमान हिंदू, वो गलत है। इन लोगों ने भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते 37 मारे गए उन जंगलों में, तभी तो भैया उस फौज ने उनका मेमोरियल बनाया होगा। और उस मेमोरियल को लोग देश भूल गए थे। मैं जब उस दौर में मैं सीओ था मेंढर के इलाके में, पर जब मैं सेना में रह के तो ऐसा नहीं करता, रिटायर हुआ, मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मार्फत वापस गया, मैंने उस चीज को देश के सामने लाया। और आज मुझे फक्र है कि पूरा देश जानता है इनके बलिदान को। तो ये गुर्जर बकरवालों ने बलिदान दिया है, सेना के साथ आज भी खड़ा है। वो चैनल पे खड़ा होके कहता हूं, इस देश के अंदर दो ही देवतुल्य लोग हैं सिविलियंस में, वो देवतुल्य है गुर्जर बकरवाल। मोदी जी देखभाल करनी पड़ेगी उनकी हमको, क्योंकि उन्होंने देश का, फौज का उस समय साथ दिया है जब आपको भी शायद पता नहीं था जम्मू कश्मीर का नक्शा किधर है। आज समय बदल चुका है, उनकी देखभाल कीजिए। और दूसरे हमारे जैसे मैंने कहा कि ये जो आरएसएस के अंदर प्रचारक जो व्यक्ति होते हैं, ये देवतुल्य लोग हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये विचारों के साथ हमें, पर जो मानसिकता 70 साल से थी उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा, उन जिहादियों को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल कर्नल साहब, एक चीज तो अभी जो मोदी जी और नेताओं के बारे में आप बात कर रहे थे, एक चीज जो मुझे ध्यान में आई, जो 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ, हमला हुआ, बिल्कुल हुआ। उस समय भारत का गृह मंत्री और वहां के पता नहीं कहाँ था, पर जहां जैसे ही कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ, भारत का गृह मंत्री सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत वहां चले गए, और देश के प्रधानमंत्री ने विदेश का जो दौरा छोड़ करके आए। तो ये जो दो लोग हैं या और जो लोग हैं, ये अन्य नेताओं से कैसे भिन्न है, क्या विशेषता है? देखिए साहब, ये व्यक्ति नहीं है, ये देश की मांग है। डेमोक्रेसी में कौन लोग जीत कर आते हैं? जो नागरिकों की चॉइस होती है। और मैं गृह मंत्री गए, आपने देखा, खटा, मैं टाइम भी नहीं लिया उन्होंने जी, और वहां पहुंच गए। बहुत सारी देखिए कमियां अगर मैं सेना में निकालने लगूं, आप मेरे में निकालने लगे, भाई साहब मेरे में 1000 कमियां हैं। मैंने मेरे जीवन काल में पता नहीं लाखों गलतियां की होंगी। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट से बच्चा था, मेरे सीनियर अधिकारी थे, वो चाहते तो मुझे जेल बहुत पहले कई बार डाल देते, पर परिवार जैसे होता है वैसे ही देश भी परिवार है। कितनी गलती कौन माफ करेगा? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया 26/11 का, राइट। देखिए अब ये वो मानसिकता थी, अगर आप
कौन सी मानसिकता थी ये देश के अंदर एक मानसिकता, जिहादी मानसिकता पर, और वो 47 से चली आ रही थी। प्लीज, मैं आज भी कहता हूं देश को, ये पाकिस्तान, आईएसआई, आर्मी और इनके जो आका है, ऐसा नहीं पाकिस्तानी आर्मी सुप्रीम है, नो नॉट एट ऑल। आईएसआई सुप्रीम, नो नॉट एट ऑल। इसके बाद भी एक तंत्र है जो भारत में भी मौजूद है, जो आए गवाए दिन सांप्रदायिकता खड़ी करती है और एक नैरेटिव चलाती है कि किस तरह जो देश के अंदर सरकार काम करती है उसको उसको फेल किया जाए, और राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ वो उनको क्या क्या कहते हैं सब, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट हो गए, मार्क्सवादी हो गए। ये और एक थी ब्रिगेड जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ जो अपना इतिहास का पर्चा, तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, पर इतना कहूंगा 26/11 हमला बिल्कुल भारत की उसी मानसिकता के साथ हमला था जो आज किया गया है। अब क्या है कि सेना मजबूत है, बॉर्डर मजबूत है, तो वो नेवल के रास्ते से वो आ गए थे। अगर आपको याद हो, उसमें अगर वो जो जिसको फांसी दी थी, क्या नाम था साहब उसका, वो कसाब, अगर कसाब को तुले भाई अगर उसको जिंदा नहीं पकड़ते, तो आप देखिए उन्होंने कितनी प्लानिंग से किया था। और वो पॉलिटिक्स में भी, हमारे पॉलिटिशियंस में भी वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है वो ग्रुप। प्लीज, पॉलिटिकल हायरार्की में भी मुझे पूरा यकीन है, जुडिशियरी में मुझे पूरा, वो हर डिपार्टमेंट में घुसे में है वो लोग, वो उनका बचाव करने के लिए। अगर उस दिन कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, तो भाई साहब आप देखिए, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, उसके तिलक लगा हुआ था, उसका आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ था जो हिंदू नाम से था, और वो अकेला नहीं, वो जो 9 के 9 थे उन सब का यही क्रियाक्रम किया हुआ था। और दुर्भाग्य दे, मैं आऊंगा जो आपने सवाल पूछा, मैं क्यों प्रेल्यूड बता रहा हूं। और जो उनके आका थे पाकिस्तान में बैठे थे, और पाकिस्तान वालों की भी आका पता नहीं दिल्ली में ही हो सकता है, मुझे नहीं पता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी कि ये कौन लोग थे। और उन्होंने भारत के अंदर जो भी हुआ, आपको याद है, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर व्यक्ति को आजादी है, प्राइम मिनिस्टर को गाली दे ले, सेना को गाली दे ले, सेना से सबूत मांग ले। ये बड़ा विचित्र, मैं एक तरह डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर उस समय एक मीडिया हाउस था जो हमारे जो मेजर उन्नी कृष्णन की जो अटैक जो हमारे जा रहे थे, उनको वीडियो में दिखा रहा था, और अंदर बैठे मिलिटेंट देख रहे थे। फिर इनके ऊपर डंडा पड़ा, अरे नालायकों तुम ये क्यों दिखा रहे हो। तो इस तरह की एक एक हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर रखा था इन लोगों ने। वो कितने राष्ट्र, उनकी कोई सजा नहीं हुई आज तक। मैं आज आग्रह करूंगा देश से, एनआईए से, प्लीज इन्वेस्टिगेट। और उसके बाद देखिए, एक वीक के अंदर अंदर उसकी किताब लॉन्च की जाती है, हिंदू आतंकवाद शब्द जी। अरे यार, आप बताओ भाई साहब, किताब लिखने में कम से कम 1-1.5 साल लगता है। मैं कई बार किताब लिखना चाहता हूं, आर्टिकल पे खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, छपवाने के पैसे नहीं है। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख कहां से लाएंगे? पेंशन वाले आदमी हम लोग, और वो हमारे जीवन पे खर्च करते हैं, हम हमारे राष्ट्र के लिए खर्च कर रहे हैं। उन लोगों ने आई थिंक विद इन 7 डेज किताब पब्लिश करके रख ली, और देश के एक जाने माने दिग्विजय सिंह जी उसका विमोचन कर रहे हैं। अब ये बताओ, हिंदू आतंकवाद वर्ड कोइन, मतलब किताब छप गई, इसका मतलब वो लोग कहीं कहीं से विचारधारा से सम्मिलित थे कि ये पकड़ा जाएगा, कसाब जिंदा बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा तो हम कह देंगे देखो ये तो हिंदू है। उससे आगे आइए, ये जो एंटी हिंदू ब्रिगेड क्या करती है साहब, मैं इनको जिहादी इसलिए कहने लगा हूं कि जब परसों इन्होंने कपड़े उतरवा करके हत्याएं की है, तो भगवान ईश्वर, इनका कोई जिहादी के अलावा कोई नाम नहीं हो सकता रहेगा। ये 26/11 हमारा बड़ा हमला था, और जो अब हुआ है हमारा परसों जो अभी हुआ है पहलगाम का हमला, मैं ये उससे कहीं 1000 गुना बड़ा मानता हूं, क्योंकि इस हमले के माध्यम से इनोसेंट मरे, फॉरेन नेशनल्स मरे, उसमें भी इजरायली मरा, तो कहीं कहीं उनको सारी खबर थी। और उसके अंदर उनको ये भी खबर थी कि भाई यहां इस इलाके में कोई आता जाता नहीं है, मिलिट्री है नहीं, सिविलियंस पूरे फौज के साथ है, या एक अमन न था। तो वहां जो कई कहते हैं, सवाल करते हैं कि वहां डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था, यस यू आर राइट।
आदमी को ये डिप्लॉयमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है। वहां होना चाहिए था, नहीं था। इसका नहीं था, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि नागरिकों को भरोसा था अपने आप पे, उन्होंने कभी पुलिस को भी नहीं बोला। तो देश के दुश्मनों की साजिश के अंतर्गत हमारे जो ईमानदार कर्तव्य कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनके ऊपर लांछन और उन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो गलत था उसको। आपने तो 26/11 का आज तक नहीं किया भाई। आपने पूछा मोदी जी उनमें क्या अरे साहब, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, क्या मुकाबला कर रहे हैं? ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। अभी तक इन्होंने जो कार्य किए हैं, 370 हटाया, राइट, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद चीन के विरोध में, मैं सैनिक वाली बात कर रहा हूं, देखिए चीन के विरोध में जो हमारे को बताया जाता था कि सड़कों का निर्माण बॉर्डर पे इसलिए नहीं करेंगे, दुश्मन आ जाएगा। अगेन माई ब्लडी फुट, एक सिविलियन व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि नहीं, निर्माण करेंगे, और आज के दिन लेह के अंदर टैंक पहुंचा दिए भाई। वो भारत ही तो है, पहले क्यों नहीं जा सकते थे? आज अरे ये क्या है? ये हमारी सेनाओं की सहूलियत के लिए है। सेना वहां जा रही है, उनके आने जाने के रास्ते बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, उधर जाइए, वो टनल्स बन गई हैं जो कभी सोचा नहीं, और ये निर्माण हुआ है। तो ये एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं देश के लिए। और अमित शाह ने सही कहा, ये होम मिनिस्टर होने के नाते विद इन नो टाइम साहब, मैंने उनका काफिला देखा है घर से निकलता हुआ दिल्ली की सड़कों पे, एयरपोर्ट पहुंच के, वो उन्होंने जो भी उनका दायित्व है, उन्होंने विलंब नहीं किया और वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वो जो हिंदू आतंकवाद का शब्द को गढ़ रहे थे, वो सब लोग फेल हो चुके हैं। और आज के दिन जिस प्रकार से हमारा कश्मीर के अंदर पूरा कश्मीर बंद है, देखिए सोचिएगा प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए कि उनकी रोजी रोटी तो पहले भी थी भाई साहब, पर पहले तो वो बंद करते थे सेना के खिलाफ। क्योंकि देश को आप जैसे मोड़ेंगे, तो ये बड़ी विजय है, मैं मानता हूं। हमारा नुकसान हुआ है, इसका जवाब बिल्कुल अब वो सैनिक तक जवाब नहीं रुकना चाहिए। वो चर्चा आपके सवाल पे मैं बताऊंगा। अब ये जो इनका ओरिजिनेटर जो है ना, ऊपर वाला कंट्रोलर आका, जो कहीं छुपा हुआ है, और मैं तो कहता हूं क्या पता भारत में कहीं बैठा हो, फोन से काम कर रहा हो, क्या पता है कौन से दे। अब देखिए ना, थोड़े दिनों पहले हमास अटैक, हमास के लोग, एलईटी वाले, ये सब पीओके में आते हैं, पाकिस्तान लेके आती है। 3-4 दिन पहले मुनीर स्टेटमेंट देता है, एंटी भारत, एंटी कश्मीर, कहता है 2 नेशन थ्योरी। और ये जो हमला भी हुआ है, आप देखिएगा, ये हमास के ऑनलाइन हुआ है। हमास ने क्या किया था, नियतों के ऊपर से आए, गोलियां बरसाई, मारे, और ये भी इनको पकड़ के ले जाते, पर इनको पता था तुम घिरे हुए हो, तुम्हें 2 मिनट में साले ये कश्मीर के लोग हैं वही नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी ने कोशिश की है, देश को पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, हमारे लोग हमारे साथ हो रहे हैं, और बदलता कश्मीर है, बदलता भारत है। या सरकार अपना काम करेगी, हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ तो उनको प्रत्युत्तर देगी। क्या बिल्कुल। लगता है आखिर किस प्रकार का प्रत्युत्तर पाकिस्तान को भारत सरकार देने वाली? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, या नया कुछ होने वाला है, या वैसा ही कुछ करेंगे? क्या है आखिर? देखिए, मैं ये मानता हूं आज की जो भारत सरकार है, इसको क्या करना है भली भांति जानती है, और देश भी उस सरकार में भरोसा करता है। कुछ को छोड़ दो, जो 70 साल से उनकी विचारधारा एक तरह से भारत विरोधी बना दी, राष्ट्र विरोधी बना दी, हिंदू विरोधी बना दी, या नागरिक विरोधी बना दी, उनकी चर्चा छोड़ दूं तो। और मैं मानता हूं सामान्य नागरिक को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हमें ये मांग रखनी चाहिए सरकार से, हमें बदला चाहिए। और आज के मोदी जी की सरकार में मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से पूरे देश पीछे खड़ा है उनके। कश्मीर के अंदर अब कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं होती, अब कोई भी बंद कैलेंडर जो पाकिस्तान से इशू किया जाता था वो नहीं होता। अब प्रधानमंत्री उन लोगों से हाथ मिलाते हुए अपने निवास स्थान में, अपने घर के अंदर, उन लोगों से जिन्होंने सैनिकों की हत्या की हो, उनसे नजर नहीं आते। रादर अब वो जो पिछले 30 साल से आजाद घूम रहे थे, आप जेल के अंदर हैं भाई साहब। मैं समझ गया होगा आप सब जी कौन जी है वो बिल्कुल। आतंकवादी। मैं एक दिन कह रहा था, कोई अपने इनका, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का निधन हुआ,
मैंने उनके लिए नमन प्रार्थना की, पर मैंने वो फोटो जरूर डाली जहां वो उस उग्रवादी से हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा सर काश आप ऐसा नहीं करते। तो कई लोग आज के दिन अच्छा नहीं लगता, ये बात गलत है। जैसे कर्म है आदमी के वैसे पीछे भुगतने पड़ेंगे। जाएंगे। आज के प्रधानमंत्री नहीं हाथ मिलाते हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे किया है। बदलाव देखिए क्या, आप जो सवाल का जो मैं बिल्कुल। जवाब दे रहा हूं, आज कश्मीर के अंदर सामान्य आदमी डरा हुआ नहीं है। शिकारे भी रात को खुल रहे हैं, हर सड़क के अंदर टूरिस्ट भी रात को 2 बजे घूम रहा है। कोई ऐसे ही संभव थोड़ी हो गया साहब। अब कार्रवाई क्या करना चाहिए? जी। जो सरकार इतना दूरगामी फैसले कर रही है, सेना को मजबूत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, वहां पर आपने खुद ने कहा इलेक्शंस करवाए हैं। जब इलेक्शन करवाने के बाद वही सरकार जीत गई, कोई बात नहीं, हमने तो स्वीकार किया देश ने। अब उनको वो पावर नहीं है जो पहले थी, तो अब आइन में काम करते हैं, जो भारत सरकार कहेगी वो उनको पालन करना पड़ेगा। पहले लोग गलत नहीं थे, जो कानून बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने इतनी होशियारी से नैरेटिव बनाया कि 70 साल में लोगों का भले आदमी को भी वो बुरा मानसिकता से गढ़ दिया उन्होंने। अब सरकार जो कर रही है, मोदी जी ने क्या किया, अपनी यात्रा को कट किया। दुनिया भर से आज जो मुख्य ताकतें हैं वो कह रही हैं मोदी जी आपके साथ, हिंदुस्तान के, भारत के साथ हम खड़े हैं, और आपके साथ गलत हुआ आप चाहें सो करें। ऐसा कभी पहले हुआ? सही नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक पे हमारे सारे लोग हमारे साथ नहीं थे, प्लीज रिमेंबर 2019। पर आज के दिन पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये एक बहुत बड़ी विजय है देश की, ये नागरिकों की विजय है, ये हर उस अधिकारी की विजय है। अब फैसला लेने के लिए मैं एक बात और बताता हूं। कल आपने देखा होगा उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनके जो हाई कमीशन लौट जाओ, सारे पाकिस्तानी नागरिकों को बोला भाई खाली करो, दली गेट लॉस्ट फ्रॉम भारत की धरती से, तुम गायब हो जाओ। सिंधु वाला जो समझौता वो भी खत्म किया। हाँ, वाटर ट्रीटी खत्म कर दी, जो कई दिनों से देश की मांग थी। आपको भी याद होगा मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि भाई ये पानी उनको देना बंद करना चाहिए, पर प्रधानमंत्री महोदय समय का इंतजार कर रहे थे ना, कर दिया ना, पहले किसी ने नहीं किया, अब पता लगेगा उनको। इकोनॉमिकली जो हम ऑलरेडी ब्लॉकेट लगा रहे हैं, वो टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं है दुनिया जानती है। जब हमको रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के और प्रमुख ताकतों ने बोल दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, इन जिहादी ताकतों को आप खत्म करो, मैं मानता हूं। अब मोदी जी के लिए 2-4 बातें लोग मीडिया में देख रहा हूं जो कहते रहते हैं, वो कहते हैं कि 24 घंटे। ये कौन 24 घंटे का हल्ला मचा रहे हैं साहब? ये वो लोग हैं जिनको अब मिर्ची लगी हुई है, उनको पता है बेटा जेल में जाओगे, आज नहीं तो 1 साल में, 2 साल में। अब देखिए सिस्टम ऐसा है देश में, वो जो एनआईए की जो डिजिटल सिग्नेचर्स है ना, जो देश के विरोध में काम किया उसको जेल में जाना पड़ेगा देर सवेर। एक अभी वो कुछ हुआ था, ये कोर्ट ने कुछ एफआईआर लॉन्च की है राहुल गांधी जी और उनके लिए। तो देखिए थिंग्स आर कैचिंग अप, थिंग्स आर कैचिंग अप। और ये किया है। तो अब जो कह रहे हैं 24 घंटे में हमला नहीं किया और सर्जिकल, अरे भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, मैं आज एक चैनल पे था, मैं भाई साहब आपको बताना चाहूंगा, तो वो कहने लगा कि 71 में, मतलब वही भड़क रहे थे, वो माहौल देश में खराब करना चाहते हैं। वो हमारे जो सौहार्द है ना, अरे हमारी संस्कृति में सौहार्द है यार, हम तो वो क्या विश्व कुटुंब वाले लोग हैं, तो वो अब क्या भड़काने के प्रयास करते हैं। तो कहने लगा 71 में, वो कहने लगा ये चैनल पे जो भी बैठे हैं उनका नाम नहीं लूंगा न चैनल का, तो एक उनके मुंह से निकला कि 71 में पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। मेरे से रुका नहीं गया भाई साहब, मैंने कहा रे दरिंदो, तुमने टुकड़े किए, करने वाले सैनिक थे भाई। वो 1300 कौन थे जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, 3000 सॉरी। तो तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? उसके बाद मैं अब पॉइंट आया तो देश को बता दूं भाई साहब, 71 के युद्ध के बाद अगर हमारे टेबल पे हार नहीं हुई होती तो हमारे सेना ने तो हमारा सीना चौड़ा कर दिया था। 98,000 कैदी पकड़े थे, उन्होंने बिना लौटा दिए। हमारे करीब 4-5 हजार थे, आज तक एक भी वापस लौट के नहीं आया है। उसके बाद हमारा जो पीओके था, जिसको आज पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है, हमको हमारा वापस ले सकते थे। उसके अलावा जो, हाँ, देश को यह पता होना चाहिए इनाम क्या मिला 71 के युद्ध का।
देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत के विरुद्ध विरोध ये जो जो ताकतें काम कर रही हैं, मैं आज कल के बाद मैं उनको जिहादी ताकतें कह रहा हूं। 22 के हमले के बाद और 7 अप्रैल 2024 को जो 23 को हमला हुआ था, उन्होंने हमास ने इजराइल पे किया था, ये दोनों को मैं एक देखता हूं। इसके बाद मैं इनको जिहादी कहूंगा। ये जो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब भी ये इस तरह की होती है, हमारे नागरिक मारे गए, उधर से जो टेररिस्ट, ये वो भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो फौज अपना काम करती है, मार देते हैं। अभी तक हम वही करते आए। पिछली बार इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया, जिसके अंदर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मानिए लोगों को, टेररिस्ट को, समर्थकों को मार गिराया। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ ना। यहीं पर मैं एक बात रखना चाहता हूं कि जो ये विचारधारा को जिंदा रख रहे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। आप मोदी जी 5 दिन ज्यादा ले, 10 दिन ज्यादा ले, पर इस बार की स्ट्राइक के बाद कभी कोई भी दुश्मन रिपीट ना कर पाए, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। उसमें 2 रिकमेंडेशन है जो मैं, क्योंकि सैनिक हूं तो सैनिक वाली बात बता सकता हूं कि साहब देखिए, सैनिकों को ट्रेन कौन करता है, ये इंटेलिजेंस कौन करता है, ये सारा पाकिस्तान में, मैं नहीं मानता पॉलिटी में कोई दम है, उनके नेता तो उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान वैसे भी मैं बता दूं साहब, ये 5-6 महीने का मेहमान है। 2025 की जनवरी पाकिस्तान नहीं देखेगी, मैं कह रहा हूं। कई मेरे सैनिक साथी मजाक उड़ाते हैं कि अरे सर आप भी क्या बात कर रहे हो, उड़ाइए। 25 की 1 जनवरी पाकिस्तान नहीं देखेगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भावुक हूं, मैं भावुक कतई नहीं हूं। पाकिस्तान के जो हालात है वो देख लीजिए, पर पहले आते हैं कार्रवाई क्या करनी चाहिए। कार्रवाई, अब जो पाकिस्तान की सेना है, मुनीर ने स्टेटमेंट दिया, मैं मुनीर साहब नहीं बोलता उस दिन के बाद, वो कायर है, बुजदिल है। मोदी जी मुझे मौका दे दो, आई विल गो एंड ब्लडी एलिमिनेट दैट बास्टर्ड। मुझे बताइए, हमारे जैसे भूतपूर्व सैनिक बहुत हैं आपके पास, जो आज भी बिना पैसा, बिना कुछ लिए हम काम करेंगे, बट ही हैज टू बी एलिमिनेटेड बिकॉज वो मास्टर माइंड, वो कठपुतलियों को नचाने वाला वो मुनीर है। और मुनीर की एक शाखा है आईएसआई। हाँ, आईएसआई भी पावरफुल है, वो चाहे तो मुनीर को भी ना कर सकती है। दूसरा है आईएसआई का जो किंग पिन, उनका डीसी है, उसको उठाइए, एलिमिनेट दैट बास्टर्ड ऑल्सो। उस व्यक्ति को मरना होगा, और उनके मरने के साथ साथ भारत सरकार को ऐसे लॉन्च करने, स्ट्राइक तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट। इकोनॉमिक स्ट्राइक है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है जो चल रही है, मोदी जी ने कर दी है। सोशल स्ट्राइक है, वो भी कर दी है कि पाकिस्तानी तुम बाहर जाओ। उसके बाद हाँ, एक और है, जो अभी ये आईपीएल चल रहा है, भाइयों कुछ तो शर्म कर लो। मोदी जी क्यों बंद करेगा कि तुम्हारे में अकल नहीं है? शोक पूरा देश मना रहा है, क्या सरकार को ही आगे आना पड़ेगा शोक ये डिक्लेयर करने के लिए? क्या बोलते हैं भाई साहब उसको हिंदी में, दुख मनाने का देश। हाँ, शोक दिवस कह सकते हैं। नहीं, वो जो 7 दिन की घोषणा होती है जब कोई नेता मरते हैं तब। हाँ, क्या होता है, कौन सी घोषणा की जाती है भाई साहब, जब पूरा स्टेट दुख मनाता है? सरकारी राजकीय शोक, राजकीय शोक। ठीक। तो मोदी जी एक राजकीय शोक प्लीज आज शाम तक कर दो, क्योंकि देश में वो जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, वो ऐसे मौके का फायदा उठा करके मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी मोमबत्ती राष्ट्रभक्त जला रहे, पीछे कई मैं अब क्या करूं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, वो जो देशद्रोही लोग हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आपने राष्ट्रीय शोक घोषणा नहीं की है। अभी भी कुछ राजनीतिक जो उस विचारधारा से बड़े हुए हैं, उनकी गलती नहीं है, सजा उनको मिलेगी, पर क्योंकि वो जो उनके चरित्र निर्माण ही उस विचारधारा में हुआ है, उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय शोक घोषणा करो। और जो आईपीएल पार्टी या जो भी देश में मैं देख रहा था, मुझे बुरा लग रहा था, पर मुझे मौका दे दिया आपने राष्ट्रभक्त चैनल पे आने का। प्लीज स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस। तुम खुद ही यार बाहर निकल जाओ, क्रिकेट इतना जरूरी नहीं है। आज बलिदान भारत माता के सपूतों का हुआ है, वो असली सैनिक है, वर्दी वाले नहीं है वो, तो मैं मानता हूं वो करना चाहिए। मैं डेविएट हो गया,
ये एक छूट गई थी चीज, शायद सरकार की अनदेखी। मुझे पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय शोक की घोषणा होगी और दूसरे लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। अब आता हूं, जब इन दोनों के साथ जो स्ट्राइक हो, आर्मी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान के कोर हेडक्वार्टर्स, आईएसआई हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक होनी चाहिए। आपकी जो स्ट्राइक है, बिल्कुल आपने 5 स्ट्राइक कर दी, डिप्लोमेटिक, आपने पीपल टू पीपल, आपने फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी, इकोनॉमिक स्ट्राइक सारी कर दी। अब भारत वाली एक जो है शोक नेशनल आपने घोषणा करनी है। पाकिस्तान वाली प्लीज टेक योर टाइम मोदी जी। ये जो देशद्रोही लोग हैं ना, जो भड़काने की, कब करोगे, तुम में सीना कहां है, इनकी एक मत सुनना। टेक योर टाइम, हमारे अधिकारी आपके पास बेस्ट है, हमारी सेना आपके पास बेस्ट है, टेक योर टाइम। बट उसमें इंक्लूड ये जरूर कीजिएगा, एक सैनिक की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि अगर आपको किसी ने एडवाइस नहीं किया किसी कारणवश, तो ये छूट सकता है, इनको टारगेट करना पड़ेगा। और उनके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हमें उन आकाओं तक पहुंचना है जो दुनिया के किस कोने में मुझे नहीं पता है मोदी जी। मुझे तो शक है भारत के अंदर भी उन आकाओं की टोली है। उन टोली के राज वैसे वो तमर राना खोलने वाला है, बट इनसे भी कोई न कोई बड़े आका हैं और उनके साथ माफी का कॉलम नहीं होना चाहिए। लास्टली मेरी एक आग्रह है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के एंटी जो नैरेटिव चला रहे हैं, उनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है मोदी साहब, वो वहां रहे हैं। अमित भाई आप जानते हैं उस बात को, आप जानते हैं कि किस तरह कश्मीर के अंदर, बिकॉज आप ज्यादा गए हैं। पर उन लोगों के विरोध में अगर कोई एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो वही लोग चला रहे हैं जो दिल्ली में चला रहे हैं, जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं या स्टेट असेंबली में कपड़े फाड़ते हैं। ये वही लोग हैं, कुछ लोग वहां कश्मीर में भी। उनको आइडेंटिफाई, कानून अपना काम करे। पर जो, और गुजर बकरवाल जो है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है आज मेरे पॉड के बाद कि गुजर बकरवाल वो कम्युनिटी है जिसने 1980 से लेकर के आज तक हमारा साथ तब दिया, तब कश्मीर में हमारे ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी, जब कश्मीर में सड़क नहीं थी, जब कश्मीर में हमारे उन पहाड़ियों के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं होता था। ये हमारी पर्चियां लेकर के, इतना विश्वास था सेना और गुजर बकरवालों का। आज समय बदल चुका है, आज की फौज भी बदल चुकी है। और ये लोग गुजर बकरवाल है कौन? ये 500 किलोमीटर अपने जानवरों के साथ गर्मी के मौसम में पहाड़ों में जाते हैं और सर्दी के मौसम में जमीन पे आते हैं। बाकी मोदी जी को कोई आदेश देने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही है, उठाएगी। हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है उनको भाई साहब, बस हमारी मार्ग आग्रह था, जो मेरा ज्ञान था, इन देशद्रोही 2-3 ताकतों को ठोको, इनको भूल नहीं करना है, वरना ये फिर क्यों की। देखिए ये उग्रवाद और जिहाद एक बरगद का पेड़ है साहब। अब बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी जड़ें जहां होती हैं, अगर उसको पानी मिलता रहे तो ऊपर बरगद को काटते रहो, बार बार बड़ा होता रहता है। और ये कश्मीर में यही चल रहा है। वो 2 उग्रवादी बनाते हैं, अरे साहब वहां तो फैक्ट्री है, हर मदरसे में उग्रवादी पैदा हो रहे हैं। कोई सीरिया से आ रहा है, कोई वो सुनने में आया हमास वाले भर्ती हो गए हैं। तो उस फैक्ट्री को हम खत्म अटैक करके कर सकते हैं, पर उस फैक्ट्री को जो दिमाग काम कर रहा है, उस फैक्ट्री को खत्म करना पड़ेगा, वरना हम इसमें सफल नहीं होंगे। और ये बरगद के पेड़ की जो जड़ है ना, ये वो आइडियोलॉजी है, वो जिहादी मानसिकता है, वो एंटी हिंदू मानसिकता है, वो एंटी भारत मानसिकता है, एंटी सनातनी मानसिकता है। वरना आप बताओ क्यों किसी के कपड़े खुलवा करके चेक करते कि तुम कौन है। तो ये बरगद का पेड़ की हम तने काट देते हैं, पत्तियां काट देते हैं, जो हिंदुस्तान में टेररिस्ट को भेजता है भारत में, हम उसके वो टहनी भी काट देंगे एक सर्जिकल स्ट्राइक करके, पर उसमें वापस पत्ते आ जाते हैं। अब वहां पत्ते वापस आ गए, तो इन पत्तों का इलाज क्या है देशवासियों? उस बरगद की जड़। और जड़ कौन है? वो जो आइडियोलॉजी जो लेके कहां पनप रही है। अब मैं कह रहा हूं वो भारत में भी है, और वो कौन सी है पता लग जाएगा। जो आज सेना से सबूत मांगता है, जो सेना पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, जो ऐसे कानून बनवा रहे देश में, जो देश के राष्ट्रभक्त मुसलमान गुजर बकरवाल पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते थे, आज उनको बेदखल किया जा रहा है
कि तुम पढ़ाई करो। अरे यार, उनके पास तो स्कूल भी नहीं है, क्या खाक पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह के जो नैरेटिव चला रहे ना देश में, और जो बड़े कन्विंसिंग लगते हैं भाई साहब, कई बार मैं भी सोचता हूं बात तो बड़ी सही है, बात तो ये कह देते हैं कि ये इस तरह है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मैंने जो छोटा आग्रह किया है, उस जड़ तक बरगद के इस बार जड़ को समाप्त करना है, चाहिए हमें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़े, और करना चाहिए, क्योंकि हमास वाले लोग भी इसमें जुड़ गए हैं। चिंताजनक है। ऑल दी वेरी बेस्ट मोदी जी, आपसे हम आपके साथ खड़े हैं। और मैंने कहा ना, अगर मुनीन को एलिमिनेट करना हो या उस आई से आईएसआई, आई एम स्टिल वही पुराना कमांडो हूं। और मुझे याद है, जो सेना के अधिकारी आज के दिन बहुत सारे जनरल्स हैं जो मेरे कमांडो में स्टूडेंट रहे होंगे, मैं बदला नहीं हूं राष्ट्र के लिए आज भी। और मुझे मोदी जी कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जैसे तो आपके पास हजारों सेना में आज भी बैठे हैं जो बिना गुमनाम, वो नाम भी नहीं है, उन दरिंदों को छोड़ना नहीं है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आज बहुत सारे विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान खुद भाई साहब जो है वो, कर्नल साहब, नंगा है, कंगाल है। एक अंगारे पर खड़ा है। उसी के देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यस। बलूचिस्तान जो है वो खुद ऐसे एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर खड़ा है, और वो सरकार के एकदम और सेना के विरुद्ध में खड़ा है। सिंधु वाला जो स्थान है वो पूरा खड़ा है। उन्होंने तो 23 अप्रैल तक, जो 25 अप्रैल तक की दिनांक दे रखी है। तो ये खुद ही अपने आप में एक बिखरने वाला है। आपने पहले भी कहा था कि ये जनवरी 2025 तक तो पाकिस्तान खत्म भी। तो इस स्थिति के अंदर ये आगे कैसे काम करेगा? देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर है, और मैंने मेरी चर्चा के दौरान आपको बताया था कि 1 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह आपके सवाल में मेरे उस बहुत सारे मैं चर्चा करता हूं, कई लोग इस पे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। पर देखिए, जो अभी हादसे के बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, पॉलिटिकल स्ट्राइक की, इकोनॉमिक स्ट्राइक की, वाटर स्ट्राइक की, वाटर डिप्लोमेसी स्ट्राइक की, और अभी भी आगे जो बहुत कुछ आने वाला है, ये तो ट्रेलर है साहब। पाकिस्तान के अंदर आज की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है, इकोनॉमिक को बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अफगानिस्तान वाले उसके क्या 4 प्रांत हैं साहब मुख्य। एक सिंध है, खैबर पख्तूनवा है, और बलूचिस्तान है, पंजाब। और दूसरा जो एक मुख्य इसका पंजाब है, और जो हमारा कब्जा किया हुआ पीओके। मैं मानता हूं देर सवेर पीओके आएगा। बहुत सारे देश विरोधी जो बड़े कन्विंसिंग करते, फौज में भी कई कन्विंसिंग है, और ये तुम कैसे हमला कर सकते हो, इतनी कोर, इतने आदमी, ऐसा नहीं है। पीओके आएगा। अब पीओके के अलावा देखिए, पीओके में अगर देश को पता है, जो अगर जेन्युइनली इस पे अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे पकड़ रखते हैं, पिछले कई महीनों से ब्लॉकेड लगा हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान में वहां के स्थानीय लोगों का, कि हम चीन वाले लोगों को इधर नहीं आने देंगे। आपको याद है, कुछ 1 साल पहले बोले कि हम बॉर्डर पार करके भारत में जाएंगे। वो भारतीय हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान में नैरेटिव चलाते हैं कि यार तुम हिंदुस्तान के मुसलमान तुमसे समझ नहीं रहे, तुम वहां क्यों। अरे भाई, वो हिंदुस्तानी है। ये जो सोच विचार है, मैं कहता हूं मानसिकता अटैक करो, बट किसी बिलीफ के ऊपर अटैक करने से क्या होगा यार। मैंने कहा ना, मैं हिंदू, मेरी माँ मेरी हिंदू थी, मैं मंदिर जाता हूं। हमारे भाई है, गुजर बकरवाल है, जो मेरे गोत्र के, खटाना मेरी माँ के चेची, वो बेचारे, ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप बलूचिस्तान में जाइए, मैं वहां बीएलए, वहां इतने अन्याय पाकिस्तान ने किए हैं साहब। उनकी गरीबी है, और वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे ही नहीं, जो इतिहास पढ़ा है किसी ने तो। पहली बात, पाकिस्तान धर्म के नाम पर बनाया कि पाकिस्तान चले जाएंगे। बलूचिस्तान उसका हिस्सा था ही नहीं। क्या देश के युवाओं को पता है? क्या देश के फर्जी वो जो नैरेटिव चलाते हैं उनको पता है? क्या तथाकथित विद्वानों को पता है? नहीं। वहां के बलूचिस्तान के जो उस समय हेड थे, जो राजा थे, उन्होंने नेहरू जी को बोला कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। किताब का नाम कोट कर दूंगा, मेरे से पूछ लीजिएगा। उनको जवाब मिलता है कि तुम बीच में, तुम्हारे सिंध है, तुम्हारे पास हम कैसे पहुंचेंगे? तो उन्होंने कहा, जब पाकिस्तान के अंदर
ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हो सकता तो भारत ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं हो सकता? पता है आपको सबको? नहीं। नहीं, बिल्कुल ही। तो ये वो बलूचिस्तान है। अरे वो हिंदुस्तानी है भाई। मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो पूरे मुसलमान हैं और पूरे 5 नमाजी हैं, बता दूं। तो ये जो धर्म की बात करते हैं और जो, अरे जाना है तो उस नैरेटिव को पकड़ो ना, जिन लोगों ने इनकी मानसिकता खराब की है। वरना कश्मीर कैसे पूरा बंद हो सकता था? आज पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के साथ खड़ा है भाई साहब, ब्लॉकेड लगा रखा है। और मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, 2 साल पूर्व जब हमारे कुछ गुजरों के गांव को ब्लॉकेड कर दिया था, इंटरनेशनल गुजर महासभा ने चिट्ठी लिखी थी और वो ब्लॉकेड खुला था। वहां के गुजर आज भी उतने ही हमारे साथ हैं जितने पहले थे। बलूचिस्तान भी हमारा है, पर वो बलूचिस्तान के लोग फैसला करेंगे। उन बेचारों के साथ अन्याय हुआ, जो भी हुआ, आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना को दौड़ा दौड़ा के मार रही है। आपने देखा होगा ट्रेन का हादसा हुआ था जिसपे इन्होंने उनको सालों कैदी बना लिया था। वहां से पुलिस पोस्ट छोड़ के भाग गई है, सेना भाग गई है। आइए खैबर पख्तूनवा पे आइए आप। खैबर पख्तून वो इलाका है जब डुरेंड लाइन बनाई गई, अगर आपको याद हो, डुरेंड लाइन खींची गई थी 1891 या 18 सम ईयर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो जो वहां के पश्तून्स हैं, जैसे अपनी भारत के उस समय के मनोनीत प्रधानमंत्री ने एलसी बना दी गुजरों के गांव के बीच से, पहाड़ से तो उतारते, वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, पश्तूनों को बांट दिया। कोई आवाज ही नहीं उठाई किसी ने। इसलिए जो वहां खैबर पख्तूनवा के अंदर जो चल रहा है टीपीपी, पाकिस्तान तो साफ स्वीकार करेगा नहीं। चोर कभी मानता है कि मैंने चोरी की? जब चुत्तर पे उसके जब डंडे पड़ते हैं उसके, तब जाकर के वो कहता है कि हाँ 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 भाई साहब मैंने चोरी की। फिर वो कोर्ट में जाता है, बदल जाता है, मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया। वो पाकिस्तान का हाल है। वहां टीपीपी उन्हीं के हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब तालिबान कैसे बना, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर टीपीपी तो पाकिस्तान का बनाया हुआ है। आज टीपीपी ने पाकिस्तान की सीमा पर कब्जा कर रखा है, पोस्टों से मार मार के भगा दिया फौजियों को, और कब्जा उनका रिट चलता है, सब उनका इलाका है। आपने सही कहा, 25 अप्रैल का टाइम दिया बलूचिस्तान बीएलए ने, और अब तो एक अलायंस बन गया उनका, टीपीपी बीएलए, और दोनों मिलकर के एक साथ हमले कर रहे हैं। तो मेरा एनालिसिस है टूटेगा, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। नागरिक धर्म के नाम पर बांटना गलत होता है, पर उस विचार जो धर्म के नाम को एक्सप्लॉइट करता है सबसे डेंजरस है भाई साहब। तो ये लोग पूरे के पूरे पाकिस्तान से दूर होने वाले। वहीं पंजाब प्रांत है जो सबसे बड़ा बदमाश है। पंजाबीज ने क्या कर रखा है साहब, फौज में क्या है आपको पता है? कारगिल में जब जो जैकलाई वाले मरे थे, जो एनएलआई वाले, ये कौन थे? ये बेचारे आधे गुजर बकरवाल थे, आधे पीओके वाले थे। वो कोई पंजाबियों के रेजिमेंट थोड़ी ना है। उनको मर गए तो इन्होंने कहा अरे छोड़ो छोड़ो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो उनके हाथ थे, जिस प्रकार कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिस प्रकार राणा हमारे काबू आया है, तो अब ये राज खोलेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज तक बहुत सारी हमारे सैनिकों ने उनको अंतिम संस्कार किया था। तो ये पंजाब का हाल है। और रही बात जो अपना गिलगिट बाल्टिस्तान है, दैट्स आवर राइटफुल प्लेस। वहां के लोग हमारे हैं, भारतीय हैं। तो उनको कोई अगर कहता है कि कैसे संभालेंगे, कई लोग कहते हैं कल साहब आपसे भारत में नहीं संभल रहे हैं तो 20 करोड़ वो बाकी। अरे भाई, संभलने का क्या मतलब? हमारे नागरिक हैं, दे आर ओन पीपल। अगर आपको हमला करना है उस विचारधारा पे करो जो हमारी सनातन विरोधी है, जो हमारे देश के विरोध में काम करती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो पाकिस्तान देर सवेर टूटेगा। और पाकिस्तान वैसे भी आज के दिन मुनीर ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, ये बहुत गंभीर स्टेटमेंट है और अच्छा भी है। मुझे लगता है ये आखिरी स्टेटमेंट है इन लोगों का, क्योंकि इसके बाद इनके आका ने बोला कि तुम भड़का लो, तुम्हारा टूटने से रुक जाएगा।
और हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कर दोगे, हिंदू मुसलमान करवा दोगे, तो हिंदुस्तान में भी गद्दारों की कमी थोड़ी है भाई साहब। उनकी एनआईए ने कभी जांच ही नहीं की, उनको पकड़ के कोर्ट में छेपा ही नहीं। उग्रवादियों को छोड़ दिया जाता है, 5 साल बाद बेचारा फौजी जिसका ह्यूमन राइट आप पकड़ते रहते हैं उसको रगड़ दिया जाता है। बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है देश में। मैं मानता हूं 370 जो मानसिकता से कश्मीर का क्रियाकाल साफ हो रहा है, अब वो पूरे भारत में भी आएगा अभी, क्योंकि वो जो इन्फिल्ट्रेट कर गई वो सोच हर जगह डिपार्टमेंट्स में, हर समाज के आखिरी में सामान्य नागरिक की गलती नहीं है। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं एक आखिरी प्रश्न ये मेरा है कि सरकार काम अपना कर रही है, बिल्कुल। सेना अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, मेरा यानी आम नागरिक का आतंकवाद के खिलाफ, इस जिहाद के खिलाफ, ये जो कुल मिलाकर के जो भारत को परेशान कर रहे हैं, जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं, दुनिया को परेशान कर रहे हैं, उनको खिलाफ आम नागरिक क्या कर सकता है? उनके लिए आपकी ओर से क्या सुझाव है, क्या मार्गदर्शन है? देखिए साहब, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जवाब देना कठिन होगा, क्योंकि मुझे भी तो हर समाज के, मेरा एक्सपीरियंस आर्मी का है, मेरा एक्सपीरियंस राष्ट्रवाद का है। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हैं जिनको कभी तजुर्बा ही नहीं है, उनको यही नहीं पता हिलका का कहाँ है, जैसे मैंने बताया। उनको यही नहीं पता है कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी उसी तरह इतना पूरा ज्ञानी नहीं हूँ। पर हाँ, मैं जिस जीवन के धरातल पे अब खड़ा हूँ, मैं ये एक दो बातें आपसे रखना चाहूँगा, वो भी हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक, कि देखिए हमारा जो भारतवर्ष है, मैं अखंड भारत बनता हुआ देखने का मेरा सपना है। मैंने चर्चा नहीं की आपसे, क्यों? क्या भारत 1947 में ही भारत हो गया? नहीं भाई, 47 में तो हमारे देश का बंटवारा किया लोगों ने। तो उससे पहले क्या वो जो लोग सिंध में रहते थे मेरे भाई नहीं थे? या मेरे, सोचिएगा देश, आपको सोचना, क्या मेरे रिश्तेदार नहीं थे? थे। पर इन ताकतों के कारण वो देश के टुकड़े कर गए, और उसी मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। मेरा दुख ही है। मैं तो कहता हूं अगर हमारी लड़ाई है तो उस मानसिकता के साथ है जो भारत में आई। सबसे पहले 1883 के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म किया, और हमारी विचारधारा के अंदर उन्होंने ये जो अफगानिस्तान को अलग किया हमारे से। क्यों भाई? वो कोई भगवान थे? वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था? तो हमारा ही हिस्सा ना। अब देश के लिए मैं एक नया विचार छोड़ रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखंड भारत कैसे होगा, उसको धार्मिक रूप। अरे धार्मिक रूप क्यों दे रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में हजारों वर्ष से संस्कृति नहीं पनपी? हमारे बहुत सारी विचारधाराएं आई। अफगानिस्तान के बाद आप देखिए श्रीलंका अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बर्मा को अलग कर दिया। बर्मा का नाम ही पता नहीं कौन से नए नए नाम कर दिए। नेपाल अलग कर दिया, तिब्बत अलग। ये करने वाले कौन थे? मैं मानता हूं वो बड़ी ताकतें, बड़े नैरेटिव के साथ आए थे, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। अरे इस्लाम तो कल आया है भाई हिंदुस्तान में, 1000 सेंचुरी में। भारतवर्ष तो पता नहीं कितना पुराना है। यहां बढ़ आएंगे ठीक है, पर हमारा जो चरित्र निर्माण है, मैं कहता हूं हमारा अखंड भारत की जो ताकत है, भारत को छोटी छोटी दुश्मन, मेरे ही भाई को दुश्मन बनाने वाला नैरेटिव है, उसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आपके ऊपर है। अगर आप मेरी बात समझ पाए, सोने की चिड़िया को बांटने वाले बहुत सारे लोग आए। 47 में भी लोगों ने बांटा, फिर 71 में बांटा। एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं, जो मैंने मेरी चर्चा में कहा। आप कहते हो हमने 2 टुकड़े किए। बंगाल तो हमारा ही था ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी था अंग्रेजों का कि नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन आप नहीं बदल सकते। बंगाल हमारा था, हमारे अंदर ले लेना था। न चिकन नेक बसता, न कोई आफत बसती, और न हमारे कोई विवाद होता हमारे ईस्टर्न 7 स्टेट्स का बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये मुद्दे ही खत्म हो जाते। इसलिए मैं देशवासियों से चर्चा कर रहा हूं, कह रहा हूं उस बड़ी नैरेटिव को सोचिए। आप हम लोग, आप जो बिजनेसमैन है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप धर्म के, मैं तो धर्म को भी नहीं जानता भाई साहब। मुझे कोई पूछे हिंदू क्या, मुझे नहीं पता। मेरा हिंदू इतना ही है कि मेरी माँ ने बताया था कि बेटा बजरंग बली की जय,
और जिस देश के लिए अपनी सेना में जा रहा है, देश पे आंच मचाने देना। इसके अलावा मेरा कोई धर्म ही नहीं है भाई साहब। कोई मुझसे ज्ञान की तो मैं नहीं जानता, हमारे पंडित जानते हैं हमारा धर्म क्या है, हमारे 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 जो 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 हर धर्म के ज्ञाता हैं वो जानते हैं, हमारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता समाज को ज्यादा समझते हैं, किसान हमारे किसान को ज्यादा समझता, तो मुझे नहीं पता। बट अगर आप ये समझ पाए कि अपने ही भाई को समय के लिहाज से, समय तो बदलता है, महाभारत भी था, उसके बाद सारा बदला, तो ये जो अखंड भारत हमारा है, भारत है, इंडिया हमारा नहीं है, प्लीज, इंडिया नहीं है, भारत मेरा है। भारत को आप भारत बनाएं, ये मेरी पहली आपसे राय। वो मुझे कहते हैं सर, बड़े दुख की बात, भाई साहब आप मेरा अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरे मैसेज, उन्हें कर्नल साहब आपने सेवा दी है, राष्ट्रवादी हैं आप, ये बातें करते हैं आप, हमारे आप धर्म से ऊपर उठ करके आप राष्ट्र के लिए सोचते हैं, पर आपको बता दूं कि भारत के अंदर जिस तरह से हमारी ये गृह युद्ध की स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मैं तो मर जाऊंगा। देखिए उनकी दुख देखिए, पर ये देश का टुकड़ा फिर ये धर्म के नाम पे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये देश वो नहीं है, ये 47 का देश नहीं है, का देश नहीं है, ये मनोनीत प्रधानमंत्री नहीं है, और ये आज के युवा, आज का नागरिक वो नहीं है जब कभी खबर ही नहीं पहुंचती थी। आज का देश के पास हर चीज है, तभी तो कश्मीर देखिए ना साहब, ये हमला हुआ है, लोकल्स ने करवाया है कुछ, पर सारे नहीं है, सारे तो खुल के आ गए आपके सामने। तो अब एकजुट भारत को एक करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं इसमें जो नैरेटिव, जो मैं भी नहीं समझता था थोड़े समय तक, अब मैं समझने लगा हूं कि इसकी डोर इन सब जिहादियों की, तथाकथित उग्रवादियों की, भारत विरोधी की, टुकड़े टुकड़े गैंग की कहीं और है। उसमें हमारे भारतवासियों की पीढ़ियां भी आ गई हैं। जिस बच्चे ने चरित्र निर्माण ही एंटी नेशनल देखा, वो कैसे राष्ट्र को समझेगा? राष्ट्र को समझाने की जरूरत है, हमें आपको समझाना पड़ेगा चरित्र निर्माण जो कहीं खो गया राष्ट्र के लिए। अरे धर्म तो बहुत छोटी चीज है। क्या हिंदुस्तान में 1500 साल पहले मुसलमान थे? नहीं थे। क्या 2000 पहले कोई जैन थे? नहीं थे। क्या कोई बुद्ध थे? नहीं थे। पता नहीं कितनी सृष्टि आई होगी, कितनी चली गई होगी। ये चरित्र निर्माण भारत को भारतवर्ष बनाए, इतना ही मेरा आग्रह है। और सरकार को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सरकार में विद्वान बैठे हैं भाई, हर डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स हैं। वो गलती होगी तो ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, क्या हो गया? आपने चुन के मोदी जी को भेजा है, सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर जो चरित्र निर्माण से कहीं दूसरी पीढ़ी में आकर के ये कहने लग गए कि तुमने, वो बड़े कन्विंसिंग वो आइडिया, आपको आइडियाज देते हैं देश में। कर्नल साहब आप बताओ, वहां पुलिस क्यों नहीं थी जहां उग्रवादी थे? अरे भाई तेरे को पता भी है सला कि हर जगह पुलिस लगा सकते हो क्या? आपको पता भी है कि हर जगह फौज लगा सकते हो क्या? ऐसा नहीं है। जो कन्विंसिंग नैरेटिव चला रहे हैं देश में, और उसका एक नैरेटिव यह भी है कि तुम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं संभाल पा रहे हो क्या, पियो के? अरे भाई वो हिंदुस्तानी है, वो मेरा भाई है, खून एक है उसकी रगों में भाइयों। एक पीढ़ी में अगर उसका कहीं नैरेटिव गलत कर दिया तो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? वो सोचना पड़ेगा। और सरकार को भी, कई बार मुझे भी महसूस होता है कि सारे फैसले जैसे हम चाहते हैं वैसे, उनकी क्या मजबूरी है, उन पे छोड़ दो ना यार। आज अगर सेना के चीफ हमारे बेस्ट है, तो सेना के उन पे, हमें उनके पीछे खड़े होना चाहिए। मेरा समय दूसरा था। अगर पॉलिटिशियन आज के, मैंने कहा ना 47 और आज में बदलाव नहीं आया क्या भाई साहब? आया ना, बिल्कुल। 19 और आज में बदलाव आ गया। आज दूसरा देश समय है हमारा, इसीलिए आप राय दे, दबाव ना बनाए। दबाव बनाना ना 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे। और मैं लिख के देता हूं, मैंने 2 बात बोली है आपके सामने, पाकिस्तान टूटेगा, इस मानसिकता को मोदी जी जरूर जवाब देंगे। जरूरत है देश को शांति बनाए रखें, विश्वास रखें। ये जमाना बदल चुका है और किसी के नैरेटिव में ना आए, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी जितना देश मेरा है उससे ज्यादा आपका है, क्योंकि मैं तो सीनियर सिटीजन बन चुका हूं। मेरा अगला कोरोना आया, पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं।
और मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। बहुत सारे जो लोग कहते हैं काउंट साहब आप इसलिए पैसे, अरे नहीं, मैं मेरा बदला चुका रहा हूं देश के लिए। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक का आभारी हूं कि आप हमारा मान सम्मान करते हैं, और सैनिक का मान सम्मान बनता भी है। और एक सैनिक जो गुजर बकरवाल भारत की नजरों से छुप गया था, उसका मान सम्मान भारत सरकार करे, ऐसा आग्रह। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बिल्कुल, धन्यवाद।